नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जुलाई 2024 में जो HP टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। HP टेट में जो हमारे पास आर्ट्स स्ट्रीम होती है, तो उसमें हमारे पास सोशल स्टडीज़ के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं, यह शब्द किसने कहे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास HP टेट में पहले पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये शब्द है ये किसने कहे थे कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं। ए सर सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। जो सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने ही कहा था हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने क्यों कहा था? इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में एकता पैदा करने के लिए ये कहा था। और भारत में जिस प्रकार का उस टाइम पे ब्रिटिशों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जो हिंदू और मुसलमान है ये एक सुंदर वधू की दो आंखों की तरह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह से आपने जितने भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन बताए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स है, या जो हमारे पास जो बोध चरित है वो किसने लिखी है, बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा HP टेट में हमारे पास महात्मा बुद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ए निरंजना, बी गंडक, सी महानंदा, डी महिमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निरंजना। जो महात्मा बुद्ध है, तो महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 BC। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध है इनका जन्म कब हुआ और इनका जन्म कहाँ पर हुआ। ये भी पूछा जाता है कि इनका जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था, और इनको कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस नदी के किनारे पर, वो निरंजना नदी है, और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है। ए रेडक्लिफ रेखा, बी डुरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी रेड रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा। जो रेडक्लिफ रेखा है, जो रेडक्लिफ लाइन है, ये किसके बीच में है? तो हमारे पास जो रेडक्लिफ लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और जो डुरंड लाइन है या डुरंड रेखा है ये किसके बीच में है? ये भारत और अफगानिस्तान, किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछा जाता है कि जो हमारे पास डुरंड रेखा है ये किसके बीच में है? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और जो मैकमोहन रेखा है ये किसके बीच में है? ये हमारे पास भारत और चीन के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये HP टेट में पूछे जाते हैं। जैसे रेडक्लिफ
रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंट रेखा किसके बीच में है? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन एचपी टेट में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? ए 1949 में, बी 1947 में, सी 1951 में, डी 1950 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 1951 में। जो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 में हुए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई जगह यहाँ पर आपको 1951 नहीं दिया होता है, वहाँ पर 1952 दिया होता है। तो इसलिए जो भारत के आम चुनाव हुए थे वे हमारे पास 1951 के एंड में शुरू हुए थे और 1952 के फर्स्ट तक ये चले थे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो आम चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे पहली बार, वो कब हुए थे? 1951-52 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और अरुण के बीच में आते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। आपको यदि सोलर सिस्टम के बारे में पता होगा कि कौन कौन से प्लेनेट है, तो सबसे पहले हमारे पास सन आ गया। ठीक है, सन के बाद पहला प्लेनेट जो हमारे पास आता है वो बुध आता है। कौन सा आता है? बुध आता है। बुध के बाद हमारे पास शुक्र आता है। शुक्र के बाद हमारे पास पृथ्वी आती है। पृथ्वी कितने नंबर पे आती है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी के बाद हमारे पास मंगल आता है। कौन सा आता है? मंगल आता है। और मंगल के बाद हमारे पास यहाँ पर बृहस्पति आता है। कौन सा आता है? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद हमारे पास शनि आता है। और शनि के बाद हमारे पास आता है अरुण। और लास्ट में आता है हमारे पास वरुण। तो आपको इस तरह से जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें कितने प्लेनेट है? तो इसमें 8 प्लेनेट है, जिसमें सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन की डिमांड है कि यहाँ पर मंगल और अरुण के बीच में, देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ पृथ्वी लिखा हुआ है तो आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहाँ पृथ्वी लिखा है वो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 जगह पृथ्वी लिखा हुआ है तो दोनों गलत हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास हमारे पास मंगल है और मंगल और अरुण के बीच में। तो मंगल और अरुण के बीच में हमारे पास 2 ही ग्रह आते हैं, बृहस्पति और शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बृहस्पति और शनि। तो जो बृहस्पति और शनि है ये मंगल और अरुण के बीच में आते हैं। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, यदि आपको सोलर सिस्टम याद होगा तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। जो मंगल है, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किस किस के बीच में है? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारे पास मंगल और बृहस्पति के बीच में है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो सूर्य की तरफ को है कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह हैं। और उसके बाद कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह हैं। तो इनके नाम भी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो एचपी टैट है, एचपी टैट में हमारे पास हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से अपने चैनल पे वीडियोस बनाता हूं। आप हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्सों में पाई जाती है? यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। जो हिमाचल जो भारत है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो हमारे पास यहाँ पर गंगा के प्लेन्स है और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उसमें हमारे पास जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये कितने % है? ये 40% है। कितने? 40% है।
तो सर्वाधिक जो मिट्टी है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और कितने परसेंटेज में है, यदि परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 40% ये है। उसके बाद हमारे पास जो पीली और लाल मृदा है, ये सेकंड नंबर पे आती है, पीली और लाल मृदा। तो ये कितने परसेंट है, ये हमारे पास 18% है। और उसके बाद जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी हमारे पास 15% है। और जो लेट्रॉइट सॉइल है, तो लेट्रॉइट सॉइल हमारे पास 3.7% है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सर्वाधिक मिट्टी भारत में कौन सी पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। तो उसके बाद लाल और पीली मिट्टी 18% है, काली मिट्टी 15% है। यदि सिर्फ लाल मिट्टी आएगा तो इसका परसेंटेज घट जाएगा, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास फिर काली मिट्टी हो जाएगा। यदि हमारे पास लाल और पीली दोनों दिया हुआ है तो वो सेकंड नंबर पे हमारे पास लाल और पीली मिट्टी 18% हो जाएगा। और जो लेट्रॉइट सॉइल है, तो लेट्रॉइट सॉइल में हमारे पास जो क्या उगाया जाता है, तो इसमें हमारे पास सर्वाधिक किसकी खेती होती है, कॉफ़ी की खेती होती है, कॉफ़ी और रबड़ की खेती होती है। जो काली मृदा होती है, इसमें हमारे पास जो कपास होता है, कपास उगाया जाता है। तो इस तरह से आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे। जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में जो शैव मत को मानने वाले लोग थे, जो और शैव मत का प्रचार प्रसार किन्होंने किया था, ए अलवर ने, बी नयनार ने, सी वीर शैव ने, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यानार। जो हमारे पास दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में शैव मत की लोकप्रियता को बनाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, उनको न्यानार कहा जाता है। और जो अलवार है, तो अलवार किस मत के हैं, ये वैष्णव मत के हैं, वैष्णव मत। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो अलवार है ये वैष्णव मत के हैं, और जो नयानार है ये शैव मत के हैं। तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार एचपी टेट में देखे हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, अलवर और नयानार। जो अलवर है ये वैष्णव मत वाले हैं, और जो नयानार है ये हमारे पास वैष्णव मत वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। ये मैंने आपको पिछले कल ही अपनी वीडियोस में बताया था कि जो पंचायती राज सिस्टम के बारे में जब मैं वहाँ पर आपको बता रहा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो नगर निगम और पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है। ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य निर्वाचन आयोग, डी केंद्र निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके द्वारा ही नगर निगम और पंचायत के इलेक्शन करवाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो पंचायती राज जो अमेंडमेंट हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था, वो 73rd अमेंडमेंट था। और जो नगर निगम का अमेंडमेंट हुआ था, ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये 74th अमेंडमेंट था। तो इन दोनों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों जो अमेंडमेंट है ये कब किए गए थे, ये 1992 में किए गए थे। कब किए गए थे, 1992 में किए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इलेक्शन कौन इन दोनों के करवाता है, तो ये इन दोनों के इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इन दोनों को रखा गया है, तो आर्टिकल 243 में इन दोनों को रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संप्रभुता का स्रोत है। जो संप्रभुता है, पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता का मतलब है स्वयं के ऊपर स्वयं का शासन। आप स्वतंत्र रूप से अपने ऊपर जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार को चुनते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको संप्रभु कहा जाता है। कि आपके ऊपर किसी और का शासन नहीं है, ठीक है। तो आप अपने डिसीजन के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको संप्रभुता कहा जाता है, या सोवरेनिटी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संप्रभुता का स्रोत है, तो इसके लिए कौन सा इसका सोर्स है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के लोग, डी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी भारत के लोग। जो भारत के लोग हैं वो भारतीय संप्रभुता के सोर्सेज है। तो यही हमारे पास जो सरकार है, सरकार को चुनते हैं, तो कहा जाता है कि जो हम अपने लिए क्या है, स्वतंत्र है अपने निर्णय के लिए। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी कोई दबाव नहीं है, इसलिए जो लोग हैं, लोग अपने सरकार को चुनते हैं। तो इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, एक संप्रभु देश कहा जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। जो हमारे पास राज्यसभा है, मैंने आपको बताया था कि भारत ने किस प्रकार का सिस्टम को अपनाया है। तो भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, जिसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहा जाता है और जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस कहा जाता है। और जो राज्यसभा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस आर्टिकल में इसकी व्यवस्था है। तो इसका वर्णन आर्टिकल 80 में है और 81 में हमारे पास लोकसभा का वर्णन है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 में इन दोनों का वर्णन आता है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ए 250, बी 238, सी 240, डी 260। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 250। जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये 250 हो सकती है। और प्रेजेंट टाइम में इसकी संख्या कितनी है, 245, 245 संख्या प्रेजेंट टाइम में है और अधिकतम संख्या इनकी 250 हो सकती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितने वर्ष की, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हमारे पास 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा में जो हमारे पास सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में 550 हमारे पास अधिकतम संख्या हो सकती है। कितनी, 550। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त है। तो इसका मतलब है कि जो पीली क्रांति है, येलो रेवोल्यूशन, किस चीज़ से संबंधित है। ए दुग्ध उत्पादन, बी मत्स्य उत्पादन, सी तिलहन उत्पादन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तिलहन उत्पादन। जो हमारे पास येलो रेवोल्यूशन है, जो येलो क्रांति के रूप में हम जिसको जानते हैं, तो उसका संबंध किसके उत्पादन से है। तो उसका संबंध तिलहन के उत्पादन से है। और जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है। तो इसका संबंध श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन से है, श्वेत क्रांति। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो मत्स्य पालन है, तो मत्स्य उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है। तो मत्स्य उत्पादन का संबंध ब्लू रेवोल्यूशन से है। तो इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि दुग्ध उत्पादन, जैसे दूध कैसा देखने में होता है, वाइट होता है, इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। तो इसका संबंध किससे है, वाइट रेवोल्यूशन से है। और जो मत्स्य उत्पादन है, जो फिश फार्मिंग होती है, और जो मछली आपको देखने में थोड़ी थोड़ी किस प्रकार की दिखती है, नीले कलर की दिखती है, इसलिए उसको नीली क्रांति कहा जाता है। और जो तिलहन है, तो इसको किस क्रांति से संबोधित किया जाता है। तो इसको हमारे पास पीली क्रांति से संबोधित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास एचपी टेट में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटका। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था। जो सिल्क रूट था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास चाइना भारत होते हुए मध्य एशिया से जुड़ता था। तो सिल्क रूट किसे कहा जाता है, जो एरिया आपके काम से चाइना होते हुए, इंडिया होते हुए मध्य एशिया से जुड़ता था, तो उसको क्या कहा जाता था, उसको सिल्क रूट कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था। ए पार्थियन, बी सातवाहन, सी कुषाण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, कुषाण। जो कुषाण थे, इनका सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था। जो सिल्क मार्ग है, सिल्क रूट है, इस पर नियंत्रण सातवाहनों का भी था, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से इसको रेगुलेट किया था, बनाए रखा था, जिसकी मैनेजमेंट अच्छे से की थी, वो किसने की थी, वो कुषाणों ने की थी। किसने की थी, कुषाणों ने की थी। लेकिन जो सातवाहन है, सातवाहनों ने भी सिल्क मार्ग पर अपना कंट्रोल किया था, लेकिन अच्छे से जिसने किया था वो कौन थे, वो कुषाण
कुषाण थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे पास पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है। ए ग्रेनाइट, बी चूना पत्थर, सी पिट, डी शैल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी चूना पत्थर। जो लाइमस्टोन है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि जैसे कईयों ने पढ़ा होता है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो जल्दी से वहाँ पर ऑप्शन में कर देते हैं थार। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ए सहारा, बी गोबी, सी अंटार्कटिका, डी थार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सहारा। जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है ये पूछा जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और जो सहारा मरुस्थल है ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये भी पूछा जाता है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। और जो गोबी मरुस्थल है ये कहाँ पर है, ये मंगोलिया। और आपको पता होना चाहिए कि मंगोलिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो मंगोलिया हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और जो हमारे पास थार मरुस्थल है ये भारत और पाकिस्तान में आता है। कहाँ आता है, ये भारत और पाकिस्तान में आता है। यदि पूछा जाएगा कि कौन से कॉन्टिनेंट में है तो उसका आंसर भी एशिया हो जाएगा। तो गोबी और जो थार है ये दोनों कहाँ पर है, ये हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट में है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हमारे पास अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है और इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। तो जो हमारा आज का वीडियो था ये यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।